हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नेक्स्ट जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशंस यदि आपको चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन से मीनिंग क्या है? वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, या किस सबशेल में है, या किस ऑर्बिटल में है, या उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है। इस प्रकार की यदि कंप्लीट इंफॉर्मेशंस हमें चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक, 4 क्वांटम नंबर्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना? तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास हैं यहाँ पर। अब इन क्वांटम नंबर में से हम एक एक को डिस्कस करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? जैसे फर्स्ट यहाँ पर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील बोहर ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ये हमें क्या क्या बताता है, चलिए इसके बारे में बात करें। इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट शेल और ऑर्बिट एज वेल एज देयर साइज। ठीक, शेल या ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है, साथ में उनके क्या बताता है? हमें साइज बताता है। क्लियर है बात? ठीक, होल नंबर वैल्यू इसकी होती हैं हमेशा और हमेशा एंड जीरो वैल्यू इज नॉट पॉसिबल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? क्या क्या इंफॉर्मेशंस इससे मिल रही हैं? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल हम लोग निकाला करते हैं किस ट्रिक से? 2n² से, जिसके डिटेल मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में भी बताए हुए हैं, है ना? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन शेल, और उसकी ट्रिक थी n। जो शेल जिस नंबर का है उसमें उतने ही क्या मिलेंगे? हमें सब शेल मिलेंगे। ठीक, अप टू 4th शेल ऐसा होता है ना? एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज व्हाट? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल होते हैं n²। क्लियर? ये 3 ट्रिक कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने जब हम शेल, सब शेल और ऑर्बिटल की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और क्या बातें मैंने बताई हुई हैं यहाँ? तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होना ही चाहिए, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल की जब हम बात करते हैं तो ये डेरिवेशन आपको पार्ट 4 में मैं करवाऊंगा इस यूनिट के, जब हम बोहर मॉडल देखेंगे। लेकिन फार्मूला आपको अभी से याद रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है एनर्जी का -2π² me⁴ z² अपॉन n² h²। -2π² me⁴ z² upon n² h², where m is mass of electron, e is charge of electron, z is atomic number, n principal quantum number and h is Planck's constant. Clear? Next information is radius of atom. रेडियस ऑफ एटम जो है ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी हो सकता है, और इसका रिलेशन है r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² mz²। डेरिवेशन 4th पार्ट में बताया जाएगा, लेकिन फार्मूला अभी से आपको याद करना है। एंड अनदर इंफॉर्मेशन इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं तो v इज इक्वल टू 2π/z² अपॉन
NH, ये यहाँ पर रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। क्लियर है बात? ठीक, यहाँ जो 1 2 3 4 मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये वैल्यूज किसकी हैं, n की, और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं शेल को, K L M N, इस प्रकार से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो यहां पर आता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने इसे बताया हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल एंड देयर शेप। सबशेल बताता है, साथ में उनके क्या बताया करता है, शेप बताया करता है, डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक है ना बात को। अब क्या होता है इसमें, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जब हम शेल पढ़ रहे थे, ठीक, तो शेल थे KLMN और उसके लिए m की वैल्यू थी 1 2 3 4। अब हम सब शेल के बारे में बात कर रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स ऑन n। सब शेल शेल पे डिपेंड करती है, तो l की वैल्यू भी किस पे डिपेंड करती है, n पे। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है L इज इक्वल टू 0 टू n-1। L इज इक्वल टू 0 टू n-1 ये रिलेशन हुआ करता है। यदि आप यहां रख देते हैं, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट, K शेल, K शेल, ठीक। तो L इक्वल टू कितना आएगा, 0। 0 मीन्स 1 वैल्यू, यानी K शेल के अंदर कितना सब शेल है, 1 सब शेल है। ऐसा नहीं कि 0 सब शेल है, 0 अपने आप में एक वैल्यू है, यानी कितना सब शेल है उसके अंदर, 1 सब शेल है। और वो सब शेल कौन सा है, S सब शेल है। क्लियर है बात? ठीक। मान लीजिए मैं यहां पर रख देता हूं n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 रखता हूं, मतलब कौन से शेल के बारे में बात हो रही है, L शेल। यदि L शेल है तो L इज इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले में रखिए 0 टू n-1, यानी 0 तो लिखना ही लिखना है, और n-1 यानी 2-1, 2-1 कितना होगा, 1। तो कितनी वैल्यूज आई अब आपके सामने, 2 वैल्यूज आई। 2 वैल्यूज आई कौन कौन सी, एक है S और एक है P, यानी 2 सब शेल्स हैं, कौन कौन से, S एंड P। ठीक, आगे बढ़ सकता हूं मैं। मान लीजिए मैं यहां पर रख देता हूं n इज इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 मतलब मैं m शेल के बारे में बात कर रहा हूं, और यदि मैं m शेल के बारे में बात कर रहा हूं तो इस रिलेशन में रखिए 3-1 कितना आएगा, 2। तो 0 से 2 तक की सारी वैल्यू लिखिए। तो 0 से 2 तक की सारी वैल्यू लिखेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, यानी इसमें 3 सब शेल हैं, S P एंड D। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक। आखिरी बात बताते हैं, मान लीजिए आप n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, n शेल के बारे में बात करते हैं, तो अब तो समझ में आने लगा है, यह जाएगा 0 1 2 एंड 3। कितनी वैल्यूज आई, 4 वैल्यूज, यानी 4 सब शेल हो गई, S P D एंड F। तो इससे हमें क्या पता पड़ा, इससे हमें यह पता पड़ा कि L की वैल्यू है 0 1 2 3। तो सबशेल कौन कौन सी होंगी, सबशेल होंगी S P D एंड F, यानी S सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी आती है, तो S सबशेल के लिए L की वैल्यू आती है 0, P सबशेल के लिए 1, D सबशेल के लिए 2 और F सबशेल के लिए कितना, 3। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल याद होना ही चाहिए। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसे ध्यान से देखिएगा, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, और ये होता है
12+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल कितने होते हैं? 12+1 होते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल दैट इज 2 × 12+1, 2 × 12+1। ठीक है, रिलेशन याद रखिए। डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस आएंगे, सीधे सीधे उठा करके आपको बस गोला काला कर देना है, वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। वहां पर हम लोगों ने इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोला हुआ है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला हुआ है, और साथ में हमने इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला हुआ है। ये सब इसके नाम है। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम इससे कैसे निकाला जाता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इसका एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है h/2π √L × L+1। ठीक, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है इसका? h/2π √L × L+1। इस रिलेशन से हम क्या मेजर कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मैं आपसे एस सबशेल के बारे में बात करूं कि एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन उसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए। अब एस सबशेल में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 0। एस सबशेल के लिए एल = 0 है, यदि इस रिलेशन में लिखूंगा मैं, ठीक, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम भी कितना आ जाएगा? 0। आ रही है बात समझ में? ठीक, यदि पी सबशेल के लिए निकालने को बोला जाए तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहां पे रख दीजिए आप h/2π √1 × 1+1 और इसे सॉल्व करिए तो पी सबशेल के लिए आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा h/√2π। बात समझ में आई? ठीक, तो ये है भाई आपका सेकंड क्वांटम नंबर एंड दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस बाय सोमरफील्ड। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें सुनिए। स्पेक्ट्रम नाम हम लोगों ने सुना हुआ है सभी ने, विबग्योर भी देखा हुआ है, प्रिज्म के साथ हमने कोई एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे, खेले भी होंगे, कहीं से सनलाइट आती रहती है तो उसके भी हम लोगों ने देखे हुए होंगे, कुछ ना कुछ उसमें कलर पैटर्न बन जाया करते हैं। ठीक है ना, एक सोप का बबल आपने देखा हुआ होगा, उसके ऊपर भी कुछ झिलमिल 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 नजर आता रहता है, मतलब ये कलर पैटर्न है यानी स्पेक्ट्रम है। तो यहां पर क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं एल की इंफॉर्मेशन लिख देता हूं पहले, 0 1 2 3 और उसमें सब शेल होती हैं S P D एंड F जी। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। एक साइंटिस्ट थे जीमान, है ना, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करा हुआ है, साथ में उनके एक लैंडे करके साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने क्या देखा कि स्पेक्ट्रम लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में से भेजा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेक्ट्रम लाइंस को या किसी भी लाइट को जब मैग्नेटिक फील्ड में से भेजा जाता है तो उसमें जो स्पेक्ट्रम लाइन बननी चाहिए थी वो और पतली 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 लाइनों में बट जाया करती है। ठीक है ना, जैसे कहीं पे आप बार कोड देखते हैं, किसी पेन के ऊपर पीछे बार कोड बना हुआ है, किसी मटेरियल पे बार कोड बना है, कैसी पतली पतली लाइनें उसके अंदर नजर आती हैं। तो ऐसी स्पेक्ट्रम जब देखते हैं हम लोग तो उसमें कोई भी एक कलर पूरा नजर आ रहा है, लेकिन जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में से भेजा करते हैं तो वो पतली पतली लाइनों में बट जाया करता है। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलोगे? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड हम इसे कहा करते हैं। और इसकी स्टडी सबसे पहले जीमान ने की हुई है, दैट्स व्हाई इफेक्ट इज नोन एज व्हाट? जीमान इफेक्ट। सेम ऑब्जर्वेशन स्टार्क नाम के एक साइंटिस्ट ने किया। स्टार्क ने क्या देखा? स्टार्क ने देखा कि यदि हम स्पेक्ट्रम को या फिर लाइट को
इलेक्ट्रिकल फील्ड में से भेजें तो सेम ऑब्जर्वेशन मिलता है जैसा मैग्नेटिक फील्ड में मिला था। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज व्हाट? स्टार्क इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट आप नाम याद रखिएगा, ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। क्लियर? अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से ज़ीमान ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है, साथ में ओरिएंटेशन बताती है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना? अब ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन यदि ये हमें दे रही है तो ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करते हैं? सबशेल पे। फर्स्ट वीडियो में इस बात को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्बिटल यदि सबशेल पे डिपेंड करते हैं तो इनकी और इनके बीच में आखिर रिलेशन क्या है? ठीक, इनके और इनके बीच में मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में क्या रिलेशन है? तो यदि इनके क्वांटम नंबर के हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें दो रिलेशंस होते हैं। मैग्नेटिक और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में दो रिलेशन आपको मिलेंगे। फर्स्ट रिलेशन है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, और सेकेंड रिलेशन है m इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। अब एक एक रिलेशन के बारे में मैं बात करता हूं। ये रिलेशन आपको क्या बताता है? सबसे पहले इस फर्स्ट रिलेशन की हम बात करें। ये रिलेशन हमें क्या बताता है? ये रिलेशन हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये रिलेशन आपको बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब किसी भी सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक, अभी भी बात करी थी हमने इसके बारे में। और ये रिलेशन हमें क्या बताता है? ये रिलेशन हमें बताता है ओरिएंटेशन। क्या बता रहा है ये रिलेशन आपको? ओरिएंटेशन बता रहा है। ठीक, अब एक एक रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मान लीजिए मैं ले लेता हूं L इक्वल टू 0। L इक्वल टू 0 तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखो बाजू में लिखा हुआ है कौन सा सबशेल है? S। और आपको पहले से मालूम होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा हुआ है कि S सबशेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। ठीक, तो यहां रख करके देखिए इस रिलेशन में 2 इंटू 0 प्लस 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी S सबशेल में कितना ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। क्लियर? उसके ओरिएंटेशन के बारे में बात करता हूं तो यहां भी L इक्वल टू 0 रखूं। ठीक, इस स्केल पे चलना कैसे? ये कैसा स्केल है? यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ -1 -2 -3, और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है +1 +2 और +3। तो आपने लिखा L इक्वल टू 0। जब आप L इक्वल टू 0 रखते हैं तो इस स्केल पे -0 +0 तो कुछ होता नहीं है। तो L इक्वल टू 0 मतलब M इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 0। ये स्फेरिकल को शो करता है। ठीक, S सबशेल में जो ऑर्बिटल है वो कैसा है? स्फेरिकल ऑर्बिटल है। 0 वैल्यू आएगी उस रिलेशन से, और इस रिलेशन से कितनी वैल्यू आएगी? 1। सेकंड देखिए, मैं L इज इक्वल टू 1 रखता हूं। L इज इक्वल टू 1 यदि मैं रखता हूं, ठीक, तो इस रिलेशन में L इक्वल टू 1 रखूं मतलब मैं किस सबशेल के बारे में बात कर रहा हूं? P। तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी से बोल दीजिए। 3 होगा। M इक्वल टू 3। अब यहां रखा जाए, यहां यदि L इज इक्वल टू 1 रखा जाता है, ठीक, तो M इज इक्वल टू, अब इस स्केल पे मुझे 1 से 1 तक जाना है। इस स्केल पे 1 से 1 तक जाना है, यानी कहां से कहां तक जाना है? -1 से लेकर के +1 तक। तो -1 से +1 तक जब मैं जाऊंगा तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 वैल्यूज, -1 0 एंड +1 मिलेंगी 3 वैल्यूज। ध्यान रखिएगा इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है ये px ऑर्बिटल को शो करती है, ये वैल्यू py ऑर्बिटल को शो करती है, और 0 वैल्यू यहाँ किसको शो करती है? pz ऑर्बिटल को शो करती है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, सेकेंड ऑर्बिटल यानी py में यदि इलेक्ट्रॉन है तो +1, और थर्ड ऑर्बिटल यानी pz में है तो वैल्यू कितना रखना है? आपको 0 रखना है वहां। ठीक, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। एक और बात बता देता हूं, मान लीजिए L इज इक्वल टू 2 हमने रख दिया। L इक्वल टू 2 यानी किस सबशेल के बारे में बात कर रहे हो आप? D सबशेल। पहले से मालूम है D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं? dxy
डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए मैं यहाँ पे इसको निकाल करके देखूँ आते या नहीं आते। तो इस रिलेशन में जब मैं रखूँगा तो अपने आप m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी कितने ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है बात? ठीक, वहाँ चलते हैं। यहाँ यदि मैं पहुँचता हूँ और इस रिलेशन में यदि मैं l इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो अब इस स्केल पे मुझे 2 से 2 तक जाना है। ठीक, 2 से 2 तक जाना है, यानी -2 से +2 तक जाना है। और जब -2 से +2 तक जाऊंगा तो m इक्वल टू आएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक, कितनी वैल्यूज आ गई जल्दी से बोल दीजिए? 5 वैल्यूज आ गई। इन 5 वैल्यूज में से dxy, d ब्लू से लिख देता हूं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान रखिएगा। डी सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और उससे जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिलती थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस मैंने यहाँ आपको बता दी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? तो स्पिन क्वांटम नंबर गोल्डस्मिथ एंड यर्लेनबैक ने इंट्रोड्यूस की हुई है। ठीक, ये क्या बता रहा है? तो हमने देखा हुआ है जब हम ऑर्बिटल का डिटेल पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज ऑन इट्स ओन एक्सिस। न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ में अपने एक्सिस पे भी वो घूम रहा है। ठीक है ना। और अपने एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन घूमा करता है तो उसके 2 स्पिन पॉसिबल थे। कौन कौन से 2 स्पिन पॉसिबल थे? तो हमने इस प्रकार से बनाया हुआ था। जो ऊपर तरफ स्पिन है इससे हमने कहा हुआ था क्लॉकवाइज, और जो नीचे तरफ स्पिन है इससे हमने क्या कहा हुआ था? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमने वाला है या वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, इस बात को शो करता है। ठीक, किसी भी एक ऑर्बिटल में स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं सुनो जरा ध्यान से। एक बहुत ही अलग तरीके से मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि हमें मालूम है अर्थ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। ऐसी इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो 100% कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 100% कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 100% कंफर्म। अब उसमें से कितने % चांसेस हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और कितने % चांसेस हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा? तो हम कहेंगे 50% चांसेस हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और 50% चांसेस हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। 50% मतलब आधे चांसेस हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और आधा यानी 1/2 चांसेस हैं कि वो कैसा घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आ गई बात समझ में? तो s की वैल्यू हाफ होगी या s की वैल्यू हाफ होगी दोनों के लिए। अब दोनों को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? तो हम क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज कर लेंगे? नेगेटिव साइन। यानी आज के बाद कभी भी आपको स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि +½ लिखी हुई नजर आती है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज। और यदि -½ लिखी हुई नजर आती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ आई बात समझ में? ठीक, दूसरी बात देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया था। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या बताया था? h/2π √L × L + 1।
ठीक, ये काय का फार्मूला था वहां पर? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था। अब इसी से मिलता जुलता स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एक फार्मूला बनता है जिसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। क्या कहोगे? स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है h/2 अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा स्पिन क्वांटम एंगुलर मोमेंटम? h/2 अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये हो गए भाई 4 क्वांटम नंबर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना ही चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है अफबाउ प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल? ये मान करके चलिए, यदि मेरे नजरिए से देखें तो इट इज स्पाइनल कॉर्ड ऑफ केमिस्ट्री। यदि अफबाउ प्रिंसिपल नहीं आता है तो केमिस्ट्री के मैक्सिमम कंसेप्ट आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं बनेगा तो आप वैलेंसी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और बिना उसके केमिस्ट्री सीख पाना तो बहुत मुश्किल बात है भाई। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए वो अफबाउ प्रिंसिपल आना चाहिए। ध्यान रखिए, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, है ना? नहीं तो बहुत सारी जगहों पे बोल देते थे अफबाउ प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस बाय अफबाउ, है ना? हुंड प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस बाय हुंड, पाउली प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस बाय पाउली, एंड अफबाउ प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस बाय अफबाउ। अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है टू बिल्ट अप, बनाना, निर्माण करना। ठीक, क्या बनाना या क्या निर्माण करना वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक, फिलहाल ये मीनिंग होता है। इसका एक्चुअल नेम था बोहरबरी प्रिंसिपल, और इसे N+L रूल कहा जाता था। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। पर N+L रूल से चीजें सीधे नहीं निकाली जा सकती, इसलिए हम अफबाउ प्रिंसिपल से उसे बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल, और उसे आप चाहें तो फिर ऑर्बिटल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अलग अलग सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है उसे हम बनाने जा रहे हैं अफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया जाता है चलिए सीखते हैं। तो फर्स्ट शेल जो होती है वो होती है के। फर्स्ट शेल है के। अब के फर्स्ट शेल है, इसके अंदर सब शेल कितनी अवेलेबल है? केवल एक है, दैट इज एस। जब के फर्स्ट नंबर का है तो एस भी फर्स्ट नंबर का होगा, तो यहां 1 लिख दीजिए। सेकंड शेल होती है एल। जब सेकंड शेल एल है तो इसमें सब शेल भी 2 होंगी। कौन कौन सी? एस और पी। एल सेकंड नंबर का है तो इनके आगे भी 2 लिख दीजिए, ये भी सेकंड नंबर की हो जाएंगी। क्लियर है बात? थर्ड शेल होती है एम। इसमें 3 सब शेल होती हैं, एस, पी एंड डी। जब ये थर्ड नंबर का है तो इनके आगे भी 3 लिख दीजिए। क्लियर? फोर्थ शेल होती है एन। इसमें 4 सब शेल होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ। जब ये फोर्थ नंबर का है तो इनके आगे भी 4 लिखा जाना चाहिए। क्लियर? फिर फिफ्थ शेल कौन सी आती है? ओ। लेकिन इसमें भी 4 ही सब शेल होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ। इनके सभी के आगे अब क्या लिखा जाना चाहिए? 5। ऐसे ही आगे 6 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही आगे कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक।
अब पहले तो आप ऐसा सेट करेंगे, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया हुआ है ऐसा कैसा लिखना है आपको अपनी कॉपी के अंदर। अब आप क्या करेंगे, यहां से उठा करके इन शेल को हटा दीजिए, ये शेल हटा दीजिए यहां से, क्योंकि मेरे काम की बातें ये हैं, है ना। अब इसको एक जिगजैग मैनर में अटैच करिए। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं। ऐसा किया और इसे ऐसा, अपने आप एक जिगजैग पैटर्न आपको नजर आने लगा होगा। ये क्लियर है बात, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करने वाला है इस पैटर्न में, ऐसे चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे अब कैसे एंटर करेगा, चलिए बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल से सीखना चालू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया कैसे जाता है। वैसे तो ये आपके टीचर को आपको 10th क्लास में ही सिखा देना चाहिए था, है ना, पर यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, अब हम 11th में पढ़ते हैं इसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अब एटॉमिक नंबर 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है, ठीक। एटॉमिक नंबर 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, यदि 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास पहुंचेंगे, 1s। मैं अच्छे से जानता हूं कि SPDF, S की कैपेसिटी है 2, P की 6, D की 10 और F की 14। क्या बोल रहा है ऑफबॉ प्रिंसिपल? ऑफबॉ प्रिंसिपल बोल रहा है इन सबशेल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन increasing order of their energies. In subshell electrons are filled in increasing order of their energies. तो मिनिमम एनर्जी किसकी है, S की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, फिर P, फिर D और फिर कहां पर जाने वाला है, F में जाने वाला है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं सबसे पहले 1s के पास, लेकिन s की कैपेसिटी तो केवल 2 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से वो केवल कितने रख पाएगा, 2। रिमेनिंग कितने हो गए, 8। वो 8 इलेक्ट्रॉन 2s के पास पहुंचे। अब 2s भी s ही तो है भाई, हम मनुष्य है ना, मैं आपसे कहूंगा अपने चारों हाथ ऊंचे करो, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता, आप मनुष्य हो तो आपके तो 2 ही हाथ होंगे। तो ऐसे ही भले ही वो 2s हो लेकिन है तो वो s, और s है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2। तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2। क्लियर, तो 2 यहां चले गए, 2 यहां चले गए, आउट ऑफ 10 बच्चे कितने हैं, 6। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पहुंचेंगे, 2p के पास, ठीक। तो p की कैपेसिटी कितनी है, 6, वो पूरे के पूरे 6 रख लेगा, रख लिया। तो बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2, 2s2 एंड 2p6। कैसा लिखेंगे इसे, कैसा पढ़ेंगे, 1s2, 2s2 एंड 2p6। इज इट क्लियर? मान लीजिए मैं यहां कुछ और दे देता, जैसे मान लीजिए आपको दे देता ऑर्गन। अब ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। अब 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, तो पूरे 18 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s के पास पहुंचे, लेकिन उसमें तो 2 ही जा सकते हैं, रिमेनिंग 16 2s के पास पहुंचे, उसमें 2 जा सकते हैं, रिमेनिंग 14 2p के पास पहुंचे, उसमें कितने जा सकते हैं, 6 चलेगा, रिमेनिंग 8। वो 8 3s के पास पहुंचे, उसने 2 रख लिया, रिमेनिंग 6, ठीक। वो 3p के पास पहुंचे और p की कैपेसिटी कितनी है, 6, तो वो पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। एनी डाउट, कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर, समझ में आने लगा कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक और बताता हूं, चलिए जिंक का है 30। अब बहुत आसान हो गया है, सोच करके देखो जरा कि यहां तक ऑलरेडी 18 हो चुका है, 3p6 तक कितना हो चुका है, 18 हो गया, 18। अब कितने बचे हुए हैं, 12।
तो 4s कितने चले जाएंगे 2 चले गए। अब कितने बचे आपके पास 10, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 3d में जाएंगे। ठीक, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे 3d में जाएंगे और d की कैपेसिटी कितनी होती है 10, तो जो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां चले जाएंगे d में। क्लियर? तो बोलिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये बनेगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको नाइट्रोजन दे देता। नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक, अब मैंने आपको क्या करा नाइट्रोजन दे दिया है। अब 7 का कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाए। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 यहां चले गए बचे 5, 2 यहां चले गए बचे 3, तो वो कहां जाएंगे 2p। अब ये मत बोलना कि p की कैपेसिटी तो 6 होती है। अरे कैपेसिटी 6 है मतलब मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, पर अभी अवेलेबल केवल कितने हैं 3, तो अवेलेबल 3 है तो इसमें कितने चले जाएंगे 3 चले जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक, तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p3। ये होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई कुछ बात समझ में? ठीक, अब बिना इसके ऊपर अटैच करें मैं डायरेक्ट बताता हूं, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। काउंट करके देखिए 2 + 2 4 + 6 10 और एक कहां चला गया 3s में चला गया। क्लियर? आने लगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में। मान लीजिए मैं कुछ बड़ा दे दूं, आयरन दे दूं आपको। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो 26 का डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। डायरेक्ट क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये हो जाएगा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? कैसे बना ले रहा हूं मैं, ये मुझे आता है पहले से, है ना। आप लोग नया नया सीख रहे हैं तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। ये डिजाइन बना करके देखिए, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक, और जिस पैटर्न पे लाइन जा रही है उसी पे चलना। नया ज्ञान मत लगाने लगना, नहीं तो कोई सिखाने लगे कि 3p के बाद 3d में जाते हैं फिर 4s में जाते हैं। 3p के बाद 4s में ही जाते हैं फिर 3d में जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। वो सब हम बाद में सीखेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि एक्चुअली करना क्या है। तो चलिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया वो बनने लगा सभी से, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो ये तो अभी शुरुआत है भाई, अब मैं इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आपको सिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। मान लीजिए आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक, 3 एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो हम जानते हैं कैटायन एंड एनायंस। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायंस। कैटायन कब बनने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज कब आने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाले हैं, और नेगेटिव चार्ज कब आने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन रिसीव होने वाले हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। एकदम से टिपिकल हो गया, चलो थोड़ा आसान वाला दे देता हूं। पहले मैंने आपसे कहा Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा Mg+2 का बनाइए तो डायरेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि अभी हम सीखने की कंडीशन में, जब हम सीख जाएंगे एक बार, ठीक है ना, तो फिर जिसका चाहो बना लोगे। तो आप Mg+2 का नहीं बनाओगे, आप पहले Mg का बनाओगे। Mg का बनाइए। Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ये हो गया। अब आ जाइए किसके ऊपर, Mg+2 के ऊपर, है ना। तो प्लस चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, और कितना प्लस लगा हुआ है 2 प्लस लगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। और इतनी तो केमिस्ट्री हमें आती कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से डोनेट होते हैं, वैलेंसी शेल। तो वैलेंसी शेल मतलब आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट में यहां कौन है 3s।
तो ये 3s के दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे, और जब 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे तो ये बचेगा 1s2 2s2 एंड 2p6 ओनली। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा 1s2 2s2 एंड 2p6। कोई डाउट? मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लेता मैं आपसे कहता O-2 का बनाइए, O-2 है ना। तो जब तक सीख ना जाए, कमांडिंग ना हो जाए, तब तक डायरेक्ट आयंस का नहीं बनाना। तो पहले इसके न्यूट्रल फॉर्म का बनाइए। न्यूट्रल फॉर्म ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक नंबर 8 है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 8 का बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p4 बनेगा, 1s2 2s2 2p4। अब O-2 के बारे में सोचिए, माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। कितना माइनस लगा हुआ है? 2 माइनस। 2 माइनस लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, ठीक, तो P की कैपेसिटी 6 होती है, अभी 4 ही है, यानी 2 के लिए जगह खाली है। तो बोलो क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p6। आई कुछ बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो मजेदार बात क्या हुई, Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही है और O-2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है। क्यों है? क्योंकि Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 डोनेट करने के बाद, और O-2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 रिसीव करने के बाद। मतलब ये बन गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बन गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? सेम हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है ना। अब थोड़ा सा टिपिकल करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं Fe+2 और Fe+3 का बनाइए। Fe+2 और Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। तो उसके पहले आप बना लीजिए Fe का। Fe आयरन एटॉमिक नंबर कितना है? 26, और एटॉमिक नंबर 26 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे बोलो 4s2 3d6 4s2 3d6। ठीक है ना, ऐसे ही सीखना भाई। अभी से ज्ञान मत देने लगना कि 3p के साथ 3d को लिख दो, 4s बाहर लिख दो। ठीक, जब तक सीख नहीं जाओ, कमांडिंग नहीं हो जाए, तब तक छिड़खानी नहीं करना इस चीज के साथ। फंस जाओगे नहीं तो, और हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जो बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करते चलिए। कोई कुछ भी ज्ञान दे, आपको ऐसे ही पढ़ना है। 4s2 3d6। अब मैंने कहा Fe+2 का बनाइए। सुनना बात को ध्यान से। Fe+2 का बनाना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने हैं। और मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट होते हैं? आउटर मोस्ट से डोनेट होते हैं। तो आउटर मोस्ट से डोनेट होते हैं तो क्या 3D में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं मैं? और 3D में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा करके लिख दूं इसको 3s2 3p6 4s2 3d4। ऐसा ही सोच रहे होंगे। सुनो कहां गड़बड़ है। मैंने कहा आउटर मोस्ट से उड़ा दो। एक बात बताओ, आपने ऐसे आपके फ्रेंड्स खड़े हुए एक के पीछे एक लाइन लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, 6-6 फीट की दूरी पे आपके मित्र खड़े हुए हैं। आपसे कहा इनकी काउंटिंग चालू करो। कैसे काउंटिंग करोगे? 1 2 4 3 6 5 ऐसे काउंटिंग करोगे? नहीं ना। आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है? नियरेस्ट है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। यानी सिर्फ यदि 4 आपके सामने खड़े हुए हैं तो आउटर मोस्ट कौन है? 4 है। यहां भी ध्यान रखिएगा, लिख जरूर रहे हैं हम 4s को अंदर। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जा रहा है। क्यों जा रहा है उसका आंसर बाद में मिलेगा जब मैं n+l बताऊंगा। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जा रहा हो। जब निकलने की बात होगी तो निकलेगा भी पहले किस में से? 4s में से, क्योंकि वो कहां है? दूर है, आउटर मोस्ट है। यहां से सीखना चाहे तो यहां से देखिए, यहां कहीं न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाद एक्चुअली फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है K L, ये थर्ड शेल है M, और फिर ये है फोर्थ शेल N। ठीक, तो थर्ड शेल में 3s 3p 3d
वीडियो पीछे कर लीजिए और पीछे करके देखिए, मैंने थर्ड शेल जब लिखी थी तो उसमें 3s 3p 3d लिखा था। उसका फोर्थ शेल में मैंने 4s 4p 4d 4f लिखा था। तो बाहर कौन हुआ? 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में से जाएगा? 4 में से जाएगा। तो जब आप Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल दें? 4 में से। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें? 2। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। क्लियर? मान लीजिए Fe+3 दे देता मैं। यदि Fe+3 दे देता तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका था। कहां से? 4s में से। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब बोलो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? तो बनी बात है कि 2 निकलने के बाद जब थर्ड की बारी आएगी तो वो तो कंफर्म है कहां से निकलेगा? 3d में से ही निकलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5। क्लियर? तो ये होते हैं भाई आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, जिसमें मैंने कैटायन भी बता दिए आपको और एनायंस भी बता दिए। क्लियर है ना? प्रैक्टिस शीट आपके साथ शेयर की जाएगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बना बना करके देखने हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पर अभी अफवाह प्रिंसिपल ही चलेगा बेटा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसके बाद ये डिजाइन बनाना सीखा। इसके बाद नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे और उसके बाद हमने सीखा आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते जाना है ना। डेटा बड़ा महंगा है, बड़ा कीमती है भाई। दूसरी क्लासेस भी पढ़नी है और सब ऑनलाइन ही पढ़नी है ना। तो क्लास में फालतू बात नहीं किसी भी प्रकार की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और उससे संबंधित बातें ही करना है हमको, है ना। फालतू बात करना है, कुछ और मजाक मस्ती करना है, मूवीज़ देख लीजिए, ठीक है ना, कोई सी सीरीज़ देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। अब अफवाह प्रिंसिपल की ही अगली बात मैं आपको बताता हूं और अफवाह प्रिंसिपल में अगली बात आती है दैट इज कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? चलो इसके बारे में बात करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा तो आपने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होना चाहिए, है ना। मैं ऐसा तो लिखूंगा पर एक और स्टाइल सिखा रहा हूं आपको देखा सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए Ne3s1। ये क्या कर दिया मैंने, है? मान लीजिए मैं आपको दे देता रेडियम Ra88, ठीक। अब 88 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ना। आप लगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 फिर 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। इतना सारा लिखोगे तब जाकर के 88 पे पहुंचोगे। मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं, आप ये लिखिए Rn और सामने लिख दीजिए 7s2। ऐसे कैसे? ये कैसे होने लगा है? इसी को कहते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके लिए हम हेल्प लेते हैं इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस की कैसे हेल्प ली जाती है? तो इनर्ट गैसेस कौन कौन सी है मैं जानता हूं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन ये है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। 8 प्लस करिए नियॉन का हो गया, 8 प्लस करिए ऑर्गन का हो गया, 18 प्लस करिए क्रिप्टॉन का हो गया, 18 प्लस करिए ज़ेनॉन का हो गया, 32 प्लस करिए रेडॉन का हो गया। क्लियर? सबको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, ठीक है। यानी
इस बॉक्स का मीनिंग क्या है? इस बॉक्स का मीनिंग है कि 1s2 तक हो गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? 2s में जाएगा, तो इसके बाहर 2s लिख दीजिए, बस छोड़ दीजिए। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। 10 मतलब 1s2 2s2 2p6 हो गया 10। 11th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 2p के बाद किस में जाएगा? 3s, तो इसके बाहर आप 3s लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब यहाँ 2s लिखा, यहाँ 3s, तो जरूर यहाँ 4s आएगा, यहाँ 5s आएगा, यहाँ 6s आएगा, यहाँ 7s आएगा। इन बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? इन बॉक्स का मीनिंग होता है कि मतलब यहाँ तक हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसके आगे से लिखना है। जैसे ये आपने बॉक्स में Rn86 लिख दिया, मतलब 86 तक हो गया, आपको 87 से लिखना चालू करना है। जब भी किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप इनर्ट गैस के फॉर्म में, तो सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखें कि उस एटम का एटॉमिक नंबर लिख लेना, बात को वीडियो पॉज कर करके, कि उस एटम का एटॉमिक नंबर गिवन इनर्ट गैस से लेस होना चाहिए एंड नियरेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं चलिए सोडियम की ही, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब 11 से लेस एटॉमिक नंबर किस किस का है? तो नियॉन का भी है और हीलियम का भी है, लेकिन 11 के नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट तो 10 ही है, 2 तो नहीं है ना नियरेस्ट। नियरेस्ट तो कौन है? 10। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके फॉर्म में बनेगा? नियॉन के फॉर्म में। ठीक है, अब आपने लिख दिया Ne10, Ne10 लिख दिया, मतलब 10 तक तो यहां पर हो गया, और मुझे करना कितना था? 11, तो बचा केवल कितना? 1। बाहर देखो क्या लिखा हुआ था? 3s, तो 3s में कितना लिख दीजिए? 1, खत्म हो गया। आपको रेडियम का बनाना है, रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 88। अब 88 से लेस एटॉमिक नंबर किसका है? सारी इनर्ट गैस का लेस है 88 से, तो लेकिन नियरेस्ट कौन है? तो नियरेस्ट है 86। रेडॉन है 88 के नियरेस्ट यही है, तो यहां पर आप लिख देंगे Rn86। इस बॉक्स का मीनिंग है 86 तक हो गया, और जब 86 तक हो गया तो बचे कितने? 2, और 2 बचे हुए हैं तो वो 2 कहां चले जाएंगे? 7s में। क्लियर? और किसी का भी बना सकते हो। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि यार एक काम करो, आप तो जिंक का बना लो। अब जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। तो 30 से लेस कौन कौन है? तो 30 से लेस ये तीनों है, लेकिन नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट है ऑर्गन, तो आपको यहाँ AR लिखना चाहिए। अब बॉक्स बना दिया, मतलब 18 तक हो गए, करना कहाँ तक है? 30 तक, तो उसके बाहर क्या लिखा दिख रहा है? 4s, तो 4s में कितने चले गए? 2 गए। अभी भी मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 10, तो यहाँ से देखूंगा मैं 4s के बाद किस में जाते हैं? 3d, तो इसमें लिख दूंगा 3d10। आगे बात समझ में? इसे कहा जाता है कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म ऑफ इनर्ट गैसेस। क्लियर है बात? ठीक है ना? चलिए, तो हम अभी अफबाउ प्रिंसिपल ही सीख रहे हैं। उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल बताया मैंने, डिजाइन बता दी है आपको, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, और उसके बाद मैंने सिखाया आपको कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर? तो अगली बात यहाँ पर आया करती है, और वो होती है एक्सेप्शन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से मतलब है रूल को फॉलो नहीं करना, अलग हटके दिखना, ठीक है ना, जैसा है वैसा ना हो पाना, ठीक, ये एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक, कोई है उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, वो एक्सेप्शन है, मैं नहीं हूँ एक्सेप्शन, क्योंकि ह्यूमन हूँ तो हाथ में 5 ही होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए, पर यदि नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है ना। तो चलिए उसे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए क्रोमियम Cr24।
अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप कहोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यही बनेगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। या मैं आपसे कहूं कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 29 का, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यही हो रहा है। पर कुछ गड़बड़ है, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसका एनर्जी ट्रांजिशन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक। इस प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे एनर्जी ट्रांजिशंस आपको बताऊंगा कि जितने मैक्सिमम ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन हम शेप ऑफ ऑर्बिटल के साथ सीखेंगे। फिलहाल कंसेप्ट याद रखिए, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डी जब भी D4 कंडीशन में नजर आए तो ये हमेशा कोशिश करता है कि D5 हो जाऊं, यानी D4 वाले कॉन्फ़िगरेशन गलत रहेंगे, D5 वाले कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट रहेंगे। ऐसे जब भी D9 आपको नजर आए तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं D10 हो जाऊं, यानी D9 वाले कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है और D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, करेक्ट है। क्यों, D में कितने होते हैं, D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो D जब 10 हो मतलब फुलफिल्ड हो तब स्टेबल होगा, या फिर D में जब 5 हो यानी कैसे हो, हाफ फिल्ड हो, तो स्टेबल होगा। तो ये जो एक्सेप्शन वाले केस लगेंगे, ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन वाले केस सिर्फ और सिर्फ D सबशेल के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे यदि हम बात करें क्रोमियम की तो ये तो गलत हो गया क्योंकि D में 4 लिखा हुआ है, तो बोलो इसका सही फॉर्म क्या बनेगा, इसका सही फॉर्म बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। S में से एक कम हो जाएगा और D में एक इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ S और D के बीच में होना है, नहीं तो कभी पता चला P में 2 दिख जाए, P में 2 दिख जाए तो एक को दो S में से और P में 3 कर दो, कहो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ना। ऐसे मजाक नहीं करना केमिस्ट्री के साथ, नहीं तो केमिस्ट्री मजाक कर देगी आपके साथ। ये सिर्फ ट्रांजिशन जो होना है ये S और D के बीच में होना है ना। तो कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, तो बोलो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। S में से एक कम हो जाएगा और D में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। इसे क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं, पक्का।